फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपने लॉस्ट स्प्रिंग के दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से सिनॉप्सिस से। हम पार्ट का पहले सिनॉप्सिस लेंगे क्योंकि थोड़ा सा डाइवर्स था चैप्टर, बहुत सारी बातें थी उसमें। तो एक बार हम फ्लो चार्ट के रूप में थोड़ा समझ लेंगे तो आपको क्लियर, मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ताकि कोई भी पार्ट आप मिस ना करें या भूलें ना। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से सिनॉप्सिस से। पहली स्टोरी किस बारे में थी? हमारी पहली स्टोरी थी साहिब आलम के बारे में। हु वाज साहिब आलम? ही वॉज अ रैग पिकर। वेरी गुड। और उसके नाम का मतलब क्या था? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स नाम का मतलब था कि एकदम उसकी क्या होनी चाहिए? राजसी कंडीशन, रॉयल कंडीशन। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी कि विश्व का राजा। तो आप सोच सकते हैं विश्व का राजा कैसा होगा? एकदम वेल्दी, एकदम रॉयल, शाही, राजसी लुक। लेकिन साहिब की कंडीशन टोटली कंट्रास्ट थी उसके नाम के मतलब से। जो उसका नाम का मतलब था और जो साहिब की हालत थी टोटली कंट्रास्टिंग थी। साहिब था एक रैग पिकर, एक गरीब बच्चा जो हर सुबह उठ के गार्बेज में से गोल्ड ढूंढने की कोशिश करता था। गोल्ड यानी कि कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसे गार्बेज से मिल जाए और जिसको बेचकर वो शायद कोई पैसा कमा ले और उस पैसे को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ कर सके। तो ये थी हमारे साहिब की कंडीशन। ठीक है, तो साहिब किससे मिलता है? अनीस जंग से मिलता है, या आप बोल सकते हैं अनीस जंग साहिब से मिलती हैं। एंड शी सी साहिब उनके नेबरहुड में ही रहता है। क्या करता है वो? रोज़ सुबह उठ के अपने फ्रेंड्स के साथ गार्बेज में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश। वो कहता है मैं तो गोल्ड ढूंढ रहा हूँ। आपको पता है क्यों गोल्ड ढूंढ रहा है? क्यों वो ऐसा बोलता है? कि शायद गार्बेज से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए जिसे वो यूज़ कर सकता है, जिसे वो बेच के पैसे कमा सकता है। नेक्स्ट बोलती हैं हमारी अनीस जंग कि साहिब को वो पूछती है तुम्हें कुछ और काम नहीं है? वो कहता है नहीं, मेरे को कुछ और काम नहीं है। तो फिर अनीस बोलती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? वो बोलता है मेरे घर में, मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। तो अनीस जंग एक फॉल्स प्रॉमिस करती हैं साहिब को। व्हाट इज़ दैट फॉल्स प्रॉमिस? कि इफ़ आई विल बिल्ड अ स्कूल फॉर यू, विल यू कम? तो साहिब बोलता है यस श्योर। लेकिन अनीस को पता था उन्होंने किया था मजाक। लेकिन थोड़े दिनों के बाद साहिब उसे सीरियसली ले लेता है और वो अनीस से पूछता है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है जिसकी तुम बात कर रही थी? तो अनीस को बुरा लगता है कि मैंने साहिब से एक ऐसा प्रॉमिस किया जो कभी पूरा नहीं होने वाला। लेकिन फिर दूसरे ही क्षण, दूसरे ही सेकंड अनीस सोचती हैं कि मैं ही नहीं, साहिब की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस हैं। मैंने ही नहीं उससे ऐसा प्रॉमिस किया जो मैं पूरा नहीं कर सकती। बाकी कितने सारे लीडर, पॉलिटिशियन ने साहिब और उसके जैसे हज़ारों बच्चों को कितने ही प्रॉमिसेस किए होंगे जो अनफुलफिल्ड रह गए। तो उसने बोला कि जो मैंने फॉल्स प्रॉमिस किया है वो नई बात नहीं है, उसकी ज़िंदगी, उसका जीवन ऐसे अनफुलफिल्ड प्रॉमिसेस से भरा हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा केस ऑफ चप्पल्स। अब जब अनीस साहिब को अच्छे से जानने लगी है, उसका नाम भी जानने लगी है, एंड शी इज़ वेरी शॉक्ड कि अगर साहिब को नाम, उसका मीनिंग पता चलेगा, उसके नाम का मीनिंग, तो वो कितना शॉक में आ जाएगा। हम ऑलरेडी इसके नाम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं केस ऑफ चप्पल्स पे। अब व्हाट इज़ द केस ऑफ चप्पल्स? जब अनीस साहिब और उसके दोस्तों को अच्छी तरीके से जान जाती है तो वो देखती है कि बहुत सारे बच्चों ने स्लीपर्स और यू कैन से चप्पल्स नहीं पहना है। दे आर नॉट वेयरिंग दी स्लीपर्स। तो अनीस सबसे इंक्वायर करती है। एक बोलता है कि मेरी मम्मी शेल्फ से उतार कर नहीं लाई। तो दूसरा बोलता है अरे शेल्फ से उतार कर ले भी आती तो तुम कौन सा पहन लेते। फिर किसी बच्चे ने डिसकलर्ड पेयर ऑफ शूज़ पहना हुआ है, यानी कि ऐसे शूज़ जो एकदम एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। तो फिर लास्ट में अनीस जंग ये बोलती है कि मैंने थ्रू आउट इंडिया काफ़ी जगह ट्रैवल किया है और वहाँ पर लोग चप्पल ना पहनने को क्या बोलते हैं? ट्रेडिशन। पर अनीस जंग कहती हैं कि ट्रेडिशन बोलना, चप्पल ना पहनने को ट्रेडिशन बोलना सिर्फ एक बहाना है। इट इज़ जस्ट अ मेयर एक्सक्यूज़। एक्चुअली रीज़न क्या है? वेरी गुड, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। व्हाट इज़ द रीज़न? परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अनीस जंग कहती हैं कि चप्पल ना पहनना कोई भी ट्रेडिशन नहीं है, कोई ऐसा रिवाज नहीं है, ये तो सिर्फ एक बहाना है अपनी पॉवर्टी और गरीबी को छुपाने के लिए। पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है, परपेचुअल यानी कि लगातार कभी ना ख़त्म होने वाली पॉवर्टी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन पास होने वाली पॉवर्टी, जो
आदमी को मजबूर कर देती है इतना कि ही कैन नॉट अफोर्ड अ पेयर ऑफ चप्पल्स। तो ये था केस ऑफ चप्पल्स। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नॉट वेयरिंग चप्पल्स इज़ नॉट अ ट्रेडिशन, सेइंग इट ट्रेडिशन इज़ जस्ट अ मेयर एक्सक्यूज। व्हाट इज़ द मेन रीज़न? परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। फिर एक छोटी सी स्टोरी उदीपी की कनेक्ट करती हैं अनीस जंग। वो बोलती हैं वहाँ पे मैं एक बच्चे को जानती हूँ, एक आदमी को जानती हूँ जो अपने बचपन में उसके पास भी चप्पल नहीं थी, और वही बच्चे का पापा वहाँ पे प्रीस्ट था मंदिर में, तो वो मंदिरों में जाके प्रेयर करता था कि काश मेरे को चप्पल मिले। लेकिन अब उदीपी की स्टोरी टोटली चेंज हो चुकी है। अगर आज उदीपी विजिट करे तो वहाँ पे प्रीस्ट के बच्चे चप्पल पहनते हैं, तो वो वंडर करती हैं कि अब तो काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो चेंज हो चुका है, फिर भी हमारे नेबरहुड के लोग, फिर भी ऐसे बच्चे, गरीब बच्चे साहिब जैसे ये लोग चप्पल क्यों नहीं पहन पाते हैं, और ये क्यों इसे ट्रेडिशन मानते हैं। तो ऐसे ही स्टोरी डिस्कस करते करते अब वो आती हैं उस जगह पर जहाँ पे साहिब और ऐसे बच्चे रहते हैं। तो चलते हैं उस प्लेस पर। अब वो प्लेस का नाम है सीमापुरी। सीमापुरी में साहिब रहता है और उसके ही जैसे 10,000 लोग रहते हैं। और ये लोग एक्चुअली कौन हैं? यस, दे ऑल बिलोंग टू द कंट्री ऑफ बांग्लादेश। साहिब भी एक बांग्लादेशी है। ये लोग बांग्लादेश छोड़ के क्यों आ गए? 1971 में ये सब छोड़ के आ गए थे सीमापुरी। इसका रीज़न ये है कि बांग्लादेश में जो फील्ड्स थे और खेत थे, खलियान थे, वो सब आंधी से तहस नहस हो जाते थे। तो लोगों के पास ना कोई ऑक्यूपेशन बचता था, ना खाने को कुछ बचता था। तो उनको लगा कि क्यों ना हम भाग के सीमापुरी जैसी जगह में चले, ताकि हमें एटलीस्ट वहाँ पे खाने को तो कुछ मिले। तो यही है फ़ायदा। ये जो 10,000 लोग यहाँ पे रहते हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, पर इनको वोटर लिस्ट में इनका नाम ज़रूर ऐड कर लिया गया है और इनके राशन कार्ड बनवा दिए गए हैं, तो इन्हें एटलीस्ट खाने को ग्रेन्स मिल जाते हैं। अब जल्दी से समझते हैं कि सीमापुरी की एक्चुअली वहाँ पे कैसी लिविंग कंडीशन। तो सीमापुरी के बारे में पोएट एक बहुत ही पोएट नहीं, अनीस जंग हमारी ऑथर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन बोलती हैं, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सीमापुरी दिल्ली से तो काफ़ी ज़्यादा पास है, यानी कि फ़िज़िकल डिस्टेंस देखा जाए तो सीमापुरी इज़ ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। वर्ड क्या यूज़ किया गया है? पेरीफेरी। पेरीफेरी यानी कि इट इज़ ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली। तो येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, एक्चुअली सीमापुरी और दिल्ली का जब हम डिस्टेंस नापे तो काफ़ी कम है। तो फिज़िकली, जोग्राफिकली सीमापुरी और दिल्ली काफ़ी पास पास हैं, लेकिन फिर भी सिम्बॉलिकली बात करें तो सीमापुरी और दिल्ली बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हैं। क्यों दूर हैं? क्योंकि दिल्ली, एज यू नो, इट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑल द कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। बट सीमापुरी एकदम ऑपोजिट में, इट्स लाइक अ लैंडफिल, जहाँ पे गार्बेज सारा डंप होता है सिटी का। एक बस्ती है, एक स्लम है, जहाँ पे बहुत ही बुरी कंडीशन से रहने की, ना पानी की अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ना हेल्थ की है, ना सैनिटेशन की है, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है। इसलिए सीमापुरी और दिल्ली, अगर हम बात करें कंडीशंस में, लिविंग कंडीशंस में, फैसिलिटीज़ में, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे में डिस्टेंस बना लेती हैं, लेकिन जोग्राफिकली दोनों में डिस्टेंस नहीं है। तो ये लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सीमापुरी की बात करें तो कहते हैं कि 1971 में ये उतना भरा हुआ एरिया नहीं था, लेकिन जब से बांग्लादेश से यहाँ पे लोग आए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया भर गया है और वही कोई भी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। सीमापुरी में जो बांग्लादेशी लोग रहते हैं वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें बांग्लादेश छोड़ने का इसलिए दुख नहीं है क्योंकि बांग्लादेश में हमें खाने को ग्रेन्स तक नहीं मिलते थे। तो अगर हम सीमापुरी जैसी गंदी जगह में रहते हुए अपना पेट पाल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम रात को बिना पेट दुखे, भूख के कारण बिना पेट दुखे हम सो पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। सो दे आर वेरी वेरी हैप्पी टू स्टे इन दिस प्लेस कॉल्ड सीमापुरी एंड दे नेवर रिग्रेट दैट वाई दे हैव लेफ्ट बांग्लादेश। तो ऐसा वहाँ के लोगों की थिंकिंग है। अब गार्बेज का मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अडल्ट वहाँ पे पता मोस्टली सभी लोगों का प्रोफेशन हो गया रैक पिकिंग। अडल्ट्स भी रैक पिकिंग, बच्चे भी रैक पिकिंग। लेकिन रैक पिकिंग, गार्बेज में से सब ढूंढना, ये अडल्ट्स को लगता है इट्स जस्ट अ सोर्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि अडल्ट्स दे नो द ट्रूथ ऑफ लाइफ कि ये हमारी मजबूरी है, हम यहाँ पे जो रैक पिकिंग कर रहे हैं। तो अडल्ट दे आर थिंकिंग दिस गार्बेज इज़ अ सोर्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन अभी जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वो सीमापुरी की कंडीशंस जान रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि रैक पिकिंग के अलावा
अब हमें आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन उनको अभी रैक पिकिंग उनके लिए एक नई चीज़ है, तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है। कोई गार्बेज से कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है, वो खुशी खुशी उसे घर ले जाते हैं, क्या पता उसे बेच के पैसे भी मिल जाएं। तो वो क्या बोलते हैं कि गार्बेज उनके लिए सोर्स ऑफ सर्वाइवल नहीं है, ये तो बुढ़े लोगों, एडल्ट के लिए जो मतलब अपने जीवन के सत्य को जान चुके हैं, तो उनके लिए गार्बेज इज सोर्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन बच्चे क्या मानते हैं कि गार्बेज इट इज़ रैप्ड इन वंडर्स। तो उनको गार्बेज लगती है एक एक्साइटिंग चीज़, क्योंकि उनको गार्बेज में से कुछ मिल जाता होगा इंपॉर्टेंट सा। हमें कभी घर में से कभी एकदम खोज करने पे आर्कियोलॉजिकल वाली कभी 10 रुपये का सिक्का मिलता है, अपन कितने खुश होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हालत थी बच्चों की, गरीब बच्चों की। वो गार्बेज में से ढूंढते, उन्हें मिलती कोई अच्छी चीज़, तो उनको लगता है कि गार्बेज इट्स लाइक रैप्ड इन वंडर्स। तो ये डिफरेंस है थिंकिंग में। यहाँ पे आप समझ सकते हैं एडल्ट्स की उस गार्बेज के प्रति क्या सोच है कि इट्स अ सोर्स ऑफ सर्वाइवल, और बच्चों की क्या सोच है, इट्स समथिंग रैप्ड इन वंडर्स। तो यही डिफरेंस आ जाता है कि कैसे लोग वहाँ पे रैक पिकिंग को सोर्स ऑफ सर्वाइवल मानते हैं। और अब रैक पिकिंग इज लाइक एन आर्ट। आर्ट इज़ समथिंग ना, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते जाओ तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो रैक पिकिंग भी एक आर्ट बन चुका है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, तो वहाँ पे लोग परफेक्ट हो गए हैं। बच्चे बचपन से ही रैक पिकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं साहिब के बारे में, 2 बातें फटाफट से। अब एक दिन साहिब खड़ा है टेनिस कोर्ट के बाहर, यानी कि साहिब देख रहा है टेनिस, ऐसा हाईली प्रोफेशनल गेम जो वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन वो देख रहा है। अब क्या है, जब अनीस जंग फिर से साहिब से बात करती हैं तो वो बताता है कि जब टेनिस कोर्ट में कोई नहीं होता तो यहाँ का वॉचमैन इतना क्यूट है, इतना जेंटल है कि वो साहिब को अंदर जाने देता है कोर्ट के, ताकि वो थोड़े से झूले झूल के मस्ती कर ले। और आज एक चौंका देने वाली बात क्या है, साहिब जिसने कभी स्लीपर्स नहीं पहने, जिसने कभी चप्पल नहीं पहने, आज साहिब ने टेनिस शूज़ पहने हैं। यानी कि सीधा ना चप्पल, ना फ्लाइट की चप्पल, ना कुछ, सीधे टेनिस शूज़। लेकिन इसमें क्या कमी हो गई कि शूज़ में एक, जैसे 2 पेयर ऑफ शूज़ हैं, यहाँ पे आप इनको शूज़ मानिए, एक में था छेद। लेकिन अनीस जंग बोलती हैं क्या पता ये पेयर ऑफ टेनिस शूज़ होंगे किसी अमीर बच्चे के, जिसने एक छेद के कारण रिजेक्ट कर दिया और साहिब को मिल गए, उसने पहन लिए। लेकिन वो बोलती हैं कि साहिब के लिए ये शूज़ में छेद मायने नहीं रखता, बिकॉज फॉर अ बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ शूज़ इन हिज होल लाइफ, अ शू विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। वो कहती हैं ऐसा बच्चा जिसने ज़िंदगी में चप्पल तक नहीं पहनी, अगर एक छेद वाला शूज़ पहन लिया तो क्या हो गया उसके लिए, तो ये सपने पूरे होने जैसा है। इट्स लाइक व्हाट, अ ड्रीम कम ट्रू। नेक्स्ट बात फटाफट से डिस्कस करते हैं। अब भाई साहिब ने ले ली है नौकरी एक टी स्टॉल में, तो अब उसे मिल्क बूथ जाना पड़ता है, वहाँ से मिल्क फेच करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि चाय बनती तो नहीं है सिर्फ पानी से, तो चाय बनती है दूध से, तो उसको चाहिए मिल्क टी स्टॉल के ओनर को। और साहिब अब वहाँ पे एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसे काम तो करना ही पड़ेगा। तो वो भारी सा स्टील कैनिस्टर, अब स्टील कैनिस्टर मैं आपको बताती हूँ, आपके घर में अगर मिल्कमैन आता होगा तो वो बड़ा सा एक स्टील कैनिस्टर पीछे ऐसा होता है, थोड़ा सा मेरे को देखा हुआ है, ऐसा कुछ होता है स्टील कैनिस्टर बड़ा सा, जिसमें दूध होता है अंदर 5-6 लीटर, और फिर वो सबको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो अब साहिब को मिल्क बूथ जाना है, इतने स्टील कैनिस्टर में दूध भर के लाना है, तो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए टायरिंग काम है यार। वो बच्चा है, वो ही इज़ नॉट अ मैच्योर्ड अडल्ट। कहाँ वो पहले मस्त रैक पिकिंग करता था, अपना हल्का सा बोरा लेके यहाँ वहाँ घूमता था, लेकिन अब उसे इतना भारी स्टील कैनिस्टर लेके जाना है। तो अनीस जंग कहती हैं कि अब साहिब इज़ नॉट हिज ओन मास्टर। अब साहिब खुद की मन मर्जी का मालिक नहीं रहा। साहिब इज़ not his own master and Sahib has now lost the carefree look। पहले बेफिक्र अपना काम करता था रैक पिकिंग का, लेकिन अब उसे बंद किया है, वो टी स्टॉल का ओनर जो बोलेगा उसको करना पड़ेगा। अब वो काम को छोड़ना भी नहीं चाहता। उसको मिलते हैं 800 रुपीज़ एंड 3 मील्स अ डे, तीनों टाइम का खाना 800 रुपये, सब कुछ मिलता है। लेकिन अब सर में टेंशन लेके वो काम कर रहा है, छोटा सा बच्चा, उसको इतना भारी कैनिस्टर उठा के ले जाना है, 100 काम है दुकान में। तो वो बोलती है कि ही इज़ नॉट हिज ओन मास्टर नाउ एंड नाउ ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक।
नाउ साहिब इज़ नॉट एज बेफिक्रे व्हेन ही वॉज वर्किंग एज अ रैग पिकर। तो यहाँ पे हमारे साहिब की स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मुकेश की स्टोरी पर। तो बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट स्टोरी है मुकेश की। मुकेश कौन है? ही इज़ अ बैंगल मेकर, ही बिलोंग्स टू फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद, यू ऑल वेरी वेल नो, फिरोज़ाबाद इज़ अ सिटी इन उत्तर प्रदेश नियर टू आगरा एंड इट इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, इंडिया की सारी सुंदर सुंदर चूड़ियों का प्रोडक्शन होता है फिरोज़ाबाद में। लेकिन इस स्टोरी में हम वो सुंदर सुंदर चूड़ियों के बारे में नहीं पढ़ने वाले, एक बहुत ही डार्कर साइड पढ़ेंगे फिरोज़ाबाद का, एक बिटर ट्रुथ। ठीक है, पहली बात, फिरोज़ाबाद में जितनी भी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके हालात ठीक नहीं हैं। सबसे पहले उसमें काम करते हैं छोटे छोटे बच्चे, जो कि है इलीगल। प्लस छोटे छोटे बच्चे कैसे काम कर रहे हैं? डिंजी सेल्स में, यानी कि ऐसे कमरे हैं वहाँ पे लाइट नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं है, डार्क है, सफोकेशन है, वेंटिलेशन नहीं है बिल्कुल भी, और डिम लाइट में बच्चे काम कर रहे हैं। तो आगे जाके, पहली बात, छोटे बच्चे काम कर रहे हैं या टीनेजर्स काम कर रहे हैं, तो आगे जाके वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, तो ब्लाइंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस वहाँ की सोसाइटी की पता थिंकिंग क्या है कि ये बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री की हम लोग बैंगल मेकिंग की कास्ट में पैदा हो गए हैं, तो अब हमसे बैंगल मेकिंग का काम कोई नहीं छीन सकता। वो क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले भी, मुकेश की ग्रैंड मदर की क्या थिंकिंग है कि बैंगल मेकिंग इज़ अ गॉड गिवन लीनेज, लाइक दैट वंस वी आर बॉर्न इन दिस सोसाइटी, वंस वी आर बॉर्न इन दिस कास्ट, तो ये हमारा ना कलंक हो जाता है कि अब हमें बैंगल मेकिंग के लिए ही जाना है। मुकेश की ग्रैंड मदर को पता है कि उनके खुद के हस्बैंड की आँख, नज़र, उनकी नज़र इस वजह से चले गई, बैंगल मेकिंग में काम करते 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 वो ब्लाइंड हो गए। फिर भी वो अपने परिवार वालों को नहीं रोक रही हैं। उन्होंने बोला कि ये तो हमारा कर्म है, ये हमारी डेस्टिनी है, ये तो अब हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वहाँ पे लोगों की ऐसी थिंकिंग है। उसमें से मुकेश एक ऐसा बंदा है जो लीग से अलग सोचता है, एक ऐसी कंजर्वेटिव सोसाइटी का पार्ट होते हुए, एक ऐसी ट्रेडिशनल थिंकिंग सोसाइटी का पार्ट होते हुए भी मुकेश इज़ आई वुड से ही इज़ अ डेयरिंग मैन एंड ही सेज दैट आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। क्या बोलता है? आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। अब मुकेश के बारे में इतनी सारी बातें कैसे पता चली? क्योंकि अनीस जैसे साहिब से मिली थी, वो मुकेश से भी मिलने गई हैं, तो मुकेश उन्हें खुद से कहता है कि आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक। अब मुकेश अनीस को अपने घर ले जा रहा है, तो अनीस बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती हैं रास्ते में। रास्तों का बुरा हाल है, लेन्स सारी चोक्ड हैं, वहाँ पे सीवर सिस्टम का बुरा हाल है, एक ही घर में इंसान भी रह रहे हैं और जानवर भी रह रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। क्रम्बलिंग वॉल्स हैं। कैसी वॉल्स हैं? क्रम्बलिंग वॉल्स, यानी कि कभी भी टूट सकती हैं। वूबली डोर्स है, कभी भी गिर सकते हैं दरवाजे। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा हाल है, सिचुएशन बहुत ही वर्स है। और ऐसी सिचुएशंस में हर एक यार्ड में काम हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का। क्या काम हो रहा है? सिर्फ़ और सिर्फ बैंगल मेकिंग का। वहाँ के लोगों की कंप्लेंट है कि हमने एक टाइम पूरा खाना भी नहीं खाया, यानी कि बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में अपनी जान देते देते, अपने पूरा लहू खून पसीना एक करते करते हमने कुछ भी अर्न नहीं किया है। हमारे पास ना तो इतना मनी है कि हम शेर भर एक टाइम का फुल मील खा सकें, ना इतना कमाया है कि एक घर बना सकें, बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाए हैं। बस लोगों ने क्या किया है, अपने आने वाली जनरेशन्स को ये बैंगल मेकिंग का आर्ट सिखा दिया है। वहाँ के लोगों की एक और कंप्लेंट है, वो कहते हैं कि हम लोग एक कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज भी नहीं हो पाते बैंगल मेकिंग वाले। प्रॉब्लम ये है, कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो भी वो बैंगल मेकिंग में फेस करते हैं वो शेयर करते हैं किसी भी पुलिस वाले से, किसी भी लीडर से, पॉलिटिशियन से, तो उल्टा वो पिट जाते हैं। वाई? क्योंकि काम करते हैं बैंगल मेकिंग में छोटे छोटे बच्चे, और वो हो जाता है इलीगल काम। कोई उनकी असली प्रॉब्लम नहीं समझता है कि इलीगल काम को, चलो वो समझते हैं कि हम एक इलीगल काम कर रहे हैं, हम बच्चों से काम करवा रहे हैं, लेकिन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में। प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है। ये सब जब वो कंप्लेंट्स करते होंगे, अपने आप को कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो कहता है कि रिच जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये और हालत वर्स कर देते हैं। ये बेचारे पुअर बैंगल मेकर्स को उठा के पुलिस के
डाल देते हैं कि ये तो इलीगल काम कर रहे हैं, और उनकी कोई प्रॉब्लम ऑनेस्टली नहीं सुनता। तो यही सारी प्रॉब्लम्स है। वो कहते हैं, बैंगल मेकिंग वाले लोग कहते हैं, हमारे पूर्वजों को भी यही प्रॉब्लम थी, हमें भी यही प्रॉब्लम है, अब हम किससे कहें। पेरेंट्स को देखते, जो भी बच्चा पैदा होता है वो ऑलरेडी धीरे धीरे बड़ा होते अपनी इन कंडीशंस को आसपास देखते हुए सोच लेता है कि भाई मेरे को भी इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में जाने का है। लेकिन तभी तो शॉकिंग वाली बात है, मुकेश इस इंडस्ट्री का होते हुए भी क्या सोच रहा है कि उसे बनना है मोटर मैकेनिक। तभी अनीस जंग इतनी ज़्यादा शॉक्ड हैं कि बिलोंगिंग टू सच अ सोसाइटी, सच अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, हाउ ही कैन थिंक टू बी अ मोटर मैकेनिक। लेकिन जब हौसले बुलंद है तो ज़रूर कुछ होगा ही होगा। ठीक है, मुकेश अनीस जंग को अपने घर भी ले जाता है। घर की हालत बड़ी बुरी है, आधा घर बना हुआ है, उसमें मुकेश के बड़े भाई की बीवी बैठी हुई है, वो खाना बना रही है। बट दैट बीवी, शी इज़ नॉट सो ओल्डर, बहुत यंग एज में है, मे बी यंग एज में शादी कर दी गई हो, अभी से लोग उसे बहू बोलते हैं। ऑब्वियसली परिवार की बहू है, पर्दा सिस्टम है, घर में मुकेश के पापा आते हैं तो बहू पर्दा गिरा लेती हैं, तो ऐसा सिस्टम है, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव थिंकिंग है वहाँ पे। और मुकेश के पापा है वो कुछ नहीं कर पाए हैं, उन्होंने सिर्फ बैंगल मेकिंग सीखी है और अपने बच्चों को सिखा दिया है, घर भी नहीं बना पाए हैं। फिर वहाँ पे एक और बात आती है। अब मुकेश की ग्रैंड मदर की बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मुकेश की ग्रैंड मदर क्या बोलती हैं कि ये बैंगल मेकिंग गॉड गिवन लीनिएज है, यही हमारा कर्म है, यही हमारी डेस्टिनी है, हमें तो बस यही करते करते मरना है और आगे बच्चे जो भी होंगे वो भी यही करते करते अपनी जान दे देंगे। वो आगे सोच ही नहीं पा रही है, एकदम रिस्ट्रिक्टेड सोच हो चुकी है। वो क्या मान रही हैं कि बैंगल मेकिंग में पैदा हो गए तो ये कलंक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो आगे बढ़ सकती हैं लेकिन सोच वैसी हो गई है। फिर बात करती हैं हमारी ऑथर, एक लड़की है सविता, कहती हैं उसका हाथ, किसका हाथ? सविता का। सविता का हाथ बैंगल मेकिंग में इतना बढ़िया चल रहा है, इतना सुंदर तरीके से वो एकदम कांच को मेल्ट करती हैं, सुंदर सुंदर पीसेस में ऐसे बांटती हैं, क्योंकि आपको पता है बैंगल स्फेरिकल शेप में होता है ना, तो बैंगल्स को एकदम गोल में करना। तो कहती है उसका हाथ ऐसे चल रहा है जैसे एकदम मशीन हो, और उसको ये नहीं पता, छोटी है अभी, शी डजंट नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंगल, शी डजंट नो द प्योरिटी, द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल, कि बैंगल क्या है। इट्स द सिंबल ऑफ सुहाग, द ऑस्पिशियसनेस ऑफ मैरिज। एक मैरिड वुमेन बैंगल पहनती है, सुहाग की निशानी है। तो पोइट अपनी ऑथर कहती हैं कि जब ये बड़ी होगी, जब इसकी शादी होगी, इसके हाथों में भी चूड़ियाँ चढ़ जाएंगी। और सविता के साथ एक ओल्ड लेडी बैठी है, वो कहती है कि भाई मेरी तो ज़िंदगी निकल गई बैंगल मेकिंग में, पर मैंने कुछ नहीं कमाया, एक वक्त खाना भी नहीं खा पाई हूँ मैं, और मेरी आँखों की रोशनी, मेरे चेहरे की चमक सब इस बैंगल मेकिंग में चले गई। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में कि बच्चा जब छोटा होता है वो अपने आप ये सब प्रॉब्लम्स को देख के जान जाता है कि मेरे को भी यही करने का है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मुकेश जैसा बच्चा ये रखता है गट्स बोलने का कि मैं बनूंगा मोटर मैकेनिक, तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, मुकेश से एंड में पोएटेस पूछती हैं, सॉरी ऑथर पूछती हैं कि तुम क्या प्लेन्स भी उड़ाने का सोचोगे। तो अभी तो मुकेश साइलेंट है, लेकिन उसके चुप रहने में कहीं ना कहीं होप है कि ज़रूर वो आगे जाके कुछ करेगा। तो यहाँ पे हमारी मुकेश की स्टोरी भी ख़त्म होती है। आपको अब रट चुकी होगी, मैंने एक एक पार्ट अच्छे से क्लियर किया है। अब हम जल्दी से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, तो फटाफट से चलते हैं हमारी प्यारी सी वोकैबलरी पर। अब भाई कंप्लेन मत करना कि अब यार वोकैबलरी भी पढ़ना पड़ेगा। द थिंग इज़ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस चैप्टर में हैं, और मुझे पक्का विश्वास है आप मेरे प्यारे फ्रेंड्स कभी नहीं ढूंढने वाले उसके मीनिंग। तो प्लीज़ प्लीज़ मीनिंग मैं बता देती हूँ भाई, 2 मिनट सुनना है ताकि यूज़ कर लोगे एग्ज़ाम में, आंसर्स बनेंगे एकदम रॉयल आंसर्स, और मिलेगा तुम्हें साहिब आलम जैसे मार्क्स। साहिब आलम मतलब नाम जैसे शाही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा डिफ़िकल्ट वर्ड है एनकाउंटर। यहाँ पे बोला गया था ना कि आप जो अनीस जंग शी एनकाउंटर्ड साहिब एवरी मॉर्निंग। एनकाउंटर यानी कि कम अक्रॉस, आमने सामने मिलना। एनकाउंटर का मतलब होता है आमने सामने आना। नेक्स्ट है ग्लिबली। नेक्स्ट क्या है? ग्लिबली। तो ग्लिबली का मीनिंग क्या है? विदाउट केयरिंग।
ग्लिबली एक्चुअली यूज़ किया गया था अनीस जंग के लिए। उसने बिना सोचे समझे पूछा कि तुम स्कूल जाते हो, मैं तुम्हारे लिए स्कूल बना दूं, तो उसने बिना सोचे समझे उसने बस बोल दिया ग्लिबली। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है और अगर आप ढूंढ रहे हैं टिपिकल वर्ड्स के मीनिंग, तो इन पे नज़र दौड़ा लीजिए। इनके अलावा कोई भी टिपिकल वर्ड नहीं है चैप्टर में। मैंने एकदम बेस्ट वर्ड्स ढूंढे हैं जो आंसर्स में आपको यूज़ करने को आएंगे। इनकाउंटर हो गया, ग्लिबली हो गया, ग्लिबली यानी कि विदाउट केयरिंग। नेक्स्ट चलते हैं ब्लीक। अब चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं हर तो नहीं बता सकती किससे कनेक्टेड है, लेकिन ये चैप्टर का वर्ड है तो आप इसके मीनिंग से बिल्कुल क्लियर रहेंगे। तो ब्लीक हम किसके लिए यूज़ करते हैं? चीयरलेस के लिए। ब्लीक किसके लिए यूज़ करते हैं? चीयरलेस के लिए, जॉयलेस सिचुएशन के लिए हम ब्लीक यूज़ करते हैं। साहिब आलम का मीनिंग तो भैया आपको पता ही है, अच्छे से रटा दिया है मैंने। साहिब आलम इज़ वेरी गुड, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। हु इज़ साहिब आलम? वेरी गुड, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे मतलब पहला वर्ड है बेयरफुट। बेयरफुट यानी कि विदाउट शूज़। हमने क्या देखा था कि साहिब और उसके फ्रेंड्स मोस्टली क्या रहते थे? नंगे पैर, बेयरफुट। परपेचुअल यानी कि नेवर एंडिंग, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। दिस वर्ड इज़ यूज्ड इन रेफरेंस टू पॉवर्टी। वेरी गुड। सो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी कि नेवर एंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी। फिर आता है डिसोलेशन यानी कि वेस्ट। डिसोलेशन यूज़ किया गया है आपकी उदुपी स्टेट के लिए। उदुपी इज़ अ स्मॉल टाउन इन कर्नाटका। तो पोएट बोलती हैं, ऑथर बोलती हैं। अब मैंने पता जहाँ जहाँ वीडियो में पोएट बोला है आप प्लीज़ मान लीजिएगा ऑथर, ठीक है? ऑथर यानी कि अनीस जंग। तो अभी ऑथर बोलती हैं कि उदुपी इज़ नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, यानी कि अब उदुपी इज़ टोटली डिसोलेटेड प्लेस। वेस्ट है, वेस्ट यानी कि निर्जन जगह है, कोई वहाँ पे आता जाता नहीं है, वहाँ पे ऑलमोस्ट लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं। पैंटिंग इज़ माउथ ओपन एंड यू आर ब्रीदिंग वेरी हैविली, यानी कि हाफ टू ए, ऐसा वाला सिचुएशन। हम जोर से भाग के आते हैं और एकदम से, देखो आपको कितने सारे वर्ड्स पता चल रहे हैं, आप इसे अपने स्पोकन लैंग्वेज, रोज़मर्रा की लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, एकदम वर्ड पड़ेगा आपका। तो पैंटिंग यानी कि एकदम आप हाफते हुए भागते हैं ना, तो जोर से हाफते हैं बाद में, तो खुले मुंह से जब हम हेविली ब्रीथ करते हैं उसे बोलते हैं हम पैंटिंग। तो अब है सीमापुरी ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे आपका पेरिफेरी का क्या मतलब है? आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। आउटस्कर्ट यानी कि दिल्ली के बाहरी पार्ट्स में सीमापुरी था। नेक्स्ट है स्क्वैटर्स। स्क्वैटर्स यानी कि स्क्वैटर्स ऑफ बांग्लादेश। 1971 में बांग्लादेश छोड़ के आए थे, क्यों? बिकॉज ऑफ द आंधी तूफान। वेरी गुड। कहाँ पे आ गए थे? सीमापुरी में। और स्क्वैटर्स उन्हीं लोगों को बोला जाता है जो सेटलिंग डाउन इलीगली। अब उन्होंने कोई आके यहाँ पे ऑफिशियली ज़मीन तो खरीदी नहीं, वो तो बस आके यहाँ पे बस गए इलीगल तरीके से, गैर कानूनी, क्या बोलते हैं इसे? गैर कानूनी तरीका। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा। तो इलीगली तरीके से वो लोग यहाँ पे सीमापुरी में सेटल हो गए। वाइल्डरनेस, हमने पढ़ा था ना कि 1971 सीमापुरी वॉज अ वाइल्डरनेस, यानी कि एक वेस्ट लैंड था। लेकिन अब क्या सिचुएशन चेंज हो गई है 30 सालों में कि 10,000 स्क्वैटर्स वहाँ पे रहते हैं, भले इलीगली, और वहाँ पे रैक पिकिंग करते हैं, और वहाँ पे लिविंग कंडीशंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं मिराज। मिराज बोलते हैं फॉल्स अपीयरेंस को। तो मिराज एक्चुअली किसके लिए यूज़ किया गया था? बोला था कि मुकेश जैसी सोसाइटी से आता है और जो इसकी थिंकिंग है मोटर मैकेनिक बनने की, तो ये इसकी थिंकिंग लुक्स लाइक अ मिराज इन दिस टाउन ऑफ फिरोजाबाद। ये मुझे फॉल्स लगता है। अनीस जंग कहती है कि इसकी थिंकिंग मेरे को एकदम फॉल्स लगती है, यानी कि शायद ही पूरी हो, क्योंकि शायद पूरी होने की बात नहीं है। एक्चुअली द थिंग इज़ कि ऐसी सोसाइटी जो सिर्फ बैंगल मेकिंग को ही अपना ऑक्यूपेशन मान रही है, कर्म मान रही है, ऐसे में ये मुकेश उसी सोसाइटी से होके ऐसा सोच रहा है, तो सब कुछ फॉल्स लगता है। नेक्स्ट है डिंजी। डिंजी किसके लिए यूज़ किया गया है? डिंजी सेल्स। वेरी गुड। फिरोजाबाद में डिंजी सेल्स हैं, यानी कि जिन सेल्स में बैंगल मेकिंग का काम होता है, यानी कि बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में जो अंदर रूम्स हैं, कमरे हैं, वो डिंजी हैं, डार्क एंड डर्टी, यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन की कंडीशन नहीं है। इस वजह से लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलते हैं कुछ थोड़े से मीनिंग्स और पे, अब ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है? तो लास्ट है, जल्दी जल्दी सुन लो। क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग हमने यूज़ किया था, क्रम्बलिंग वॉल्स, वूबली डोर्स। तो क्रम्बलिंग का मतलब होता है फॉलिंग। क्या होता है? फॉलिंग। नेक्स्ट है हमारा वूबली। वूबली का मतलब होता है अनस्टेबल। ध्यान से पढ़िए, वूबली यानी कि, वेरी गुड, क्रम्बलिंग, फॉलिंग, वूबली, अनस्टेबल। नेक्स्ट है इम्पॉवरिश्ड, यानी कि टोटली पुअर। इम्पॉवरिश्ड यूज़ किया गया था मुकेश के पापा के लिए, दैट ही इज़ अ इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर। देखो मेरे को याद है, आपको भी याद होना चाहिए। शैंटी हट्स या हटमेंट्स के लिए यूज़ किया गया है, झोपड़पट्टियों के लिए। फिर ड्रैब। ड्रैब यूज़ किया गया है, मीनिंग, ड्रैब का मीनिंग है डल।
ठीक है। उसके बाद माइंड नंबिंग, दिमाग को सुन कर देने वाला। वहाँ पे लोग कंप्लेन करते हैं कि बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में हम इतने साल से काम कर रहे हैं, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, यानी कि सालों से हम एक ही काम करते जा रहे हैं, ना इस काम से ऊपर उठ पा रहे हैं। ये क्या है, हमारे डेस्टिनी बन चुका है, हमारा कर्म बन चुका है। तो दिमाग को सुन कर दिया इस काम ने कंटिन्यूसली, क्योंकि इस काम का ना कोई सोल्यूशन निकल रहा है, ना हमें कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं। कई बात करने जाते तो पिट के आते हैं, तो ऐसा वाला हालत है। होल्ड का मतलब है ड्रैग्ड। ये यूज़ किया गया था कि वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें पुलिस कैसे परेशान करती है, वहाँ पे पॉलिटिशियंस कैसे परेशान करते हैं, दे ड्रैग, दे बीट देम। क्या बोलते हैं, बिकॉज यू आर डूइंग एन इलीगल वर्क। नेक्स्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि कलंक। अब इसके लिए एक इंग्लिश में अगर मैं भाषा बोलूँ तो मार्क ऑफ डिसग्रेस। तो किसको कलंक माना गया है कि ये ऐसी बैंगल मेकिंग सोसाइटी में पैदा होना एक कलंक की तरह हो गया है, क्योंकि लोग ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग मैंने डिस्कस कर दी हैं। तो हमारा क्या क्या हो गया है, वेरी गुड। पता हम बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे अब चैप्टर लेके बैठते ना, सॉर्ट आउट आते, तो बढ़िया तरीका है रिवीजन वाली वीडियो खोलने का। तो हमने सबसे पहले सिनॉप्सिस किया, अब हमने वोकैबलरी की। अब हम नेक्स्ट 3-4 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो थिंक एज यू रीड बुक में दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट दिया है, वो फटाफट तरीके से डिस्कस करते हैं। थिंक एज यू रीड के अंदर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आप पेज नंबर 17 पे देखोगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ साहिब ट्रीट गार्बेज, समथिंग रैप्ड इन वंडर्स। तो वो गार्बेज को क्या मानता है कि कुछ चीज़ें, इट्स लाइक समथिंग रैप्ड इन वंडर, और वो बोलता है कि गार्बेज फॉर मी इज़ गोल्ड। वेरी गुड, गार्बेज फॉर मी इज़ व्हाट, गोल्ड, क्योंकि उसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिल सकती है जिसका वो यूज़ कर सकता है। अब वेयर इज़ ही एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम। नाउ प्रेजेंटली कहाँ पे रहता है, सीमापुरी में। कहाँ से आया है, बांग्लादेश में। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। ये क्वेश्चन मैं इतनी बार डिस्कस कर चुकी हूँ, फिर भी आपके लिए कुछ भी। तो क्या एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, ऑथर बोलता है कि मैंने अनीस जंग बोलती हैं, मैंने थ्रू आउट कंट्री ट्रैवल की है। वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं कि चप्पल नहीं पहनना क्या है, ट्रेडिशन है, लेकिन ये ट्रेडिशन नहीं है, इट्स अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल यानी कि नेवर एंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी। इट्स अ नेवर एंडिंग स्टेट ऑफ पॉवर्टी, जिसकी वजह से लगातार गरीबी की वजह से पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर पाते अपने बच्चों को चप्पल दिलाना। लास्ट है साहिब, इज साहिब हैप्पी टू वर्क एट अ टी स्टॉल, नॉट एट ऑल। साहिब इज नॉट नाउ हिज ओन मास्टर, ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। व्हाट ही हैज़ लॉस्ट, वेरी गुड, ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। वो अब खुद का मन मर्जी का मालिक नहीं रहा है, अब उसे काम करना है किसके अंडर, टी स्टॉल ओनर के अंडर। उसे अब वो हैवी कैनिस्टर बैग उठाना पड़ेगा, तो अब वो कुछ नहीं कर सकता, अब वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। प्लस उसे 800 रुपीज़ तीनों टाइम का खाना मिल रहा है, तो वो और कुछ नहीं कर पा रहा है, छोड़ भी नहीं पा रहा बेचारा जॉब, क्योंकि उसकी घर की कंडीशंस ऐसी हैं। उसे जॉब मिल गया उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर हम बात करें उसके इंडिविजुअली की, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो यहाँ पे तो हमारे हो गए डिस्कस क्वेश्चन आंसर साहिब आलम जी के। अब चलते हैं मुकेश के क्वेश्चन आंसर्स पर। तो अब चलते हैं मुकेश जी की कहानी पर। उसके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 20 में, ठीक है। तो व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोज़ाबाद फेमस, फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, या आप बोल सकते हैं बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। आया कि नहीं भाइयों बहनों, तो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट चलते हैं, मेंशन द हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री। या बैंगल मेकिंग बहुत सारे हैज़ार्ड्स हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, और आपको आँखों की रोशनी जा सकती है, आप ब्लाइंड हो सकते हो, सफोकेटिंग कंडीशंस हैं, वहाँ पे सीवर सिस्टम प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि हमें हैज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। तो हैज़ार्ड्स तो यही रहेंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आप ब्लाइंड हो सकते हो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिंग कंडीशंस है, वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, उस वजह से। प्लस आपका पोस्चर ख़राब हो सकता है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं, आप एक ही पोजीशन में घंटों काम कर रहे हैं, ठीक है, वीकनेस आ सकती है, आपका सोर्स ऑफ कंसंट्रेशन कम हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज़ मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। ऑब्वियसली मुकेश का एटीट्यूड टोटली डिफरेंट है, ही इज़ अ डेयरिंग मैन। जहाँ उसकी सोसाइटी सोच रही है कि अब हम भैया एक कलंक के अंडर पैदा हो गए हैं, हमें तो भैया बस चूड़ियाँ ही बनानी हैं, तो मुकेश ऐसा नहीं सोचता। मुकेश कहता है कि नहीं ठीक है, हम जैसी भी सिचुएशन में हैं, मैं क्या बनूंगा मैं मोटर मैकेनिक, क्या बनूंगा मैं बनूंगा मोटर मैकेनिक। तो वहाँ पे उसकी दादी क्या सोचती है कि भाई
ये तो हमारी करम है, ये तो हमारी डेस्टिनी है। लेकिन मुकेश उनका ही पोता सोच रहा है दादी से एकदम अलग कि क्या बनेगा, मोटर मैकेनिक। तो आई होप इससे अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। मैंने अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में भी देखा है, मेरे को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मिला है, सब कुछ हमने चैप्टर में कवर किया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और प्लीज़ मेरे को बताइए आपको मेरी वीडियोज़ कैसी पसंद आ रही हैं कि नहीं, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है कि नहीं। आपके जब तक कमेंट्स नहीं आएंगे मैं मोटिवेट कैसे होंगी भाइयों बहनों। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपने और 12th की भी भाई मदद कर दो एंड पुश द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ये मेरा प्यारा सा अंगूठा प्लीज़ लाइक कर दो यार। सो ओके, थैंक यू, बाय गाइस।